नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हजार बार बताया जाए तो किसी के भी दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगेगा कि सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत कमाल कर रही है। लेकिन क्या लोग अपनी हालत भी देख रहे हैं कि इससे उनके जीवन में क्या बदला है? यह कैसे हो सकता है कि भारत तरक्की करे और भारतीयों के जीवन में तरक्की ना हो? अच्छी बात है कि भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आप कहां हैं? मंत्रियों के बयानों से लेकर अखबारों की हेडलाइन में इसे इतनी बार दोहराया जाता है, छापा जाता है कि लगता है कुछ कमाल हो गया है। मंत्री तो यह भी कहते हैं कि हर भारतीय चाहता है। यह कब चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचे? कितने भारतीयों को पता है कि इसका मतलब क्या है और यह जब होगा तो उसका जीवन बदलेगा भी या नहीं? हर रैली में इसे दोहराया जा रहा है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, लेकिन क्या यहां झुंड बनकर आए लोगों को पता भी है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का उनके अपने जीवन के लिए क्या मतलब है? प्रधानमंत्री पूर्णिया में थे, जहां पूर्णिया के ही अस्पताल, कॉलेज या स्कूल का हाल देख लेते। जनता जिस बात से अनजान है, उन्हीं बातों को जोर जोर से दोहराया जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इन्हें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि इस रैंक पर पहुंचकर जिन देशों से हम आगे निकल चुके हैं और जिनसे निकलने वाले हैं, उन देशों में जो प्रति व्यक्ति आय है उससे थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा भारत पीछे नजर आता है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में भारत का दुनिया में स्थान कहीं 158 छपा है तो कहीं रिसर्च में 139वां और कहीं 141वां भी मिला है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखिए तो भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, ब्रिटेन से तो पीछे है ही, बांग्लादेश से भी पीछे है। हम चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से इतना ज्यादा पीछे हैं कि उनकी बराबरी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा ना हो कि जेब में अठन्नी ना हो और आम नागरिक चश्मा लगाकर खुद को अंबानी समझ बैठा हो। जाहिर है लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। भारत आज भी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या इससे आपका जीवन स्तर अच्छा हुआ है? बेरोजगारी घटी है? नौकरी में कमाई बढ़ गई है? या कम सैलरी की नौकरी का सांप गले में लपेटकर आप घंटों खटते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई बेरोजगार ना कहे? भारत आज भी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या सभी को बेहतर इलाज मिल रहा है? भारत आज भी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या सभी को पीने का साफ पानी मिल रहा है? यह चार खबरें आपके सामने रख रहा हूं। यूपी के एक जिले की है। लोग सीवर से परेशान हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। भारत आज भी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर क्यों 2018 के बाद 5 साल के भीतर 8.5 लाख से अधिक लोग भारत की नागरिकता छोड़ गए? भारत आज भी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर क्यों इसके ज्यादातर सरकारी कॉलेज पढ़ने लायक नहीं हैं? आप अपने जिले के किसी भी सरकारी कॉलेज को याद कीजिए और दिल से कहिए, क्या उसकी पढ़ाई का स्तर दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है जहां इस समय भारत के 13 लाख छात्र करोड़ों रुपए का लोन लेकर पढ़ रहे हैं? जब आज ही आप पांचवी अर्थव्यवस्था होते हुए खड्डे में जीवन बिता रहे हैं तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या बदल जाएगा? कम से कम इतना तो पूछ लीजिए। इस 10 साल में आपका जीवन स्तर बेहतर हुआ होता तो आंकड़े ये ना कह रहे होते कि 25,000 महीने का कमाना भी हर भारतीय के लिए संभव नहीं। सरकार रोजगार और कमाई का आंकड़ा छुपाते ना फिरती। इंडियन एक्सप्रेस में अमेरिका के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के डीन भास्कर चक्रवर्ती ने एक लेख लिखा है। भास्कर बताते हैं कि भारत में जो काम करने वाले हैं उनमें से 46.6% को ही काम मिल रहा है, जबकि दूसरे उभरते हुए देशों में काम करने वाले लोगों में से 70% को काम मिला हुआ है। मतलब एक देश है जहां जितने लोग काम चाहते हैं उनमें से 70 लोगों को काम मिला है, और एक भारत है जहां 100 लोग काम चाहते हैं तो उनमें से केवल 46-47 लोगों को काम मिला है। भास्कर लिखते हैं कि यह आंकड़ा भी सुहाना सुनहरा लगता है, सच्चाई इससे भी बदतर हो सकती है। आज का यह वीडियो पूरा देखिएगा और बार बार देखिए समझने के लिए कि पांचवी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होकर भी आपका क्या होगा, क्यों इस पर बार बार जोर दिया जा रहा है।
बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत को 11वीं से 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया है। अब हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी देते हैं। जीडीपी से भी इंसानी जीवन का हर पहलू पता नहीं चलता है। इसके आकलन के भी कई तरीके हैं। मोटा मोटी बात यह है कि देश में आप जो कुछ भी उगाते हैं, बनाते हैं, उत्पादन करते हैं और बेचते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उपभोग करते हैं और निवेश करते हैं, इन सब का मोल कितना है, उसका कुल हिसाब जब जोड़ा जाता है तो उसी को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी किताब बोलना ही है कुकू एफएम पर ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध है। यह किताब बताती है कि एक लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका इस बात से तय होती है कि उसके पास सूचनाएं कितनी सटीक और पवित्र हैं। कुकू एफएम पर आप इस किताब को मेरी आवाज में सुन सकते हैं। कुकू एफएम को सब्सक्राइब करने पर आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। इस दौरान आप कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 5000 से अधिक शो मुफ्त में सुन सकते हैं। 7 दिन बाद आपको सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी। 2023 में भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ रुपए की थी, डॉलर में 3.7 ट्रिलियन की। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने को लेकर कभी कहा जाता है 2025 तक हो जाएंगे, कभी 2027 कहा जाता है तो कभी 2030 तक टारगेट चला जाता है। माना जाता है कि जीडीपी की दर बढ़ी हो और उसी समय खाने पीने और अन्य चीजों के दाम भी बढ़ गए हों तो जीवन स्तर में बेहतरी नहीं आती। आपका भौतिक जीवन समृद्ध नहीं होता, लेकिन समृद्ध भारत की मोदी की गारंटी देते वक्त संकल्प पत्र में लिख दिया गया है कि हमने पिछले 10 वर्षों में भारत की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत किया, महंगाई पर लगाम लगाए रखी, फिर से पढ़ लीजिए, महंगाई पर लगाम लगाए रखी और तेजी के साथ अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है। बताइए, बीजेपी यह बोल भी सकी कि महंगाई पर लगाम लगाए रखी तब जब आप भूल गए हैं कि पेट्रोल आज से 4 साल पहले 70 रुपए लीटर मिलता था, आज 94 से 96 रुपया लीटर मिल रहा है। कभी आपने 100 रुपया लीटर भी खरीदा है। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 6% तक गई। रिजर्व बैंक का मैंडेट है महंगाई को 4% तक रखना है, इसमें 2% ऊपर नीचे की रियायत होती है। खाद्य महंगाई का हाल आम पब्लिक को पता है, चावल दाल से लेकर सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए। नतीजा, आपकी बचत घटती जा रही है। इसलिए जीडीपी का आंकड़ा आता है तो अर्थशास्त्री महंगाई के हिसाब से उसे घटाते बढ़ाते रहते हैं, एडजस्ट करते हैं, जिसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले एक दशक में नॉमिनल जीडीपी 10.9% रही है, लेकिन जैसे ही महंगाई या मुद्रास्फीति की दर से इसे एडजस्ट किया जाता है, वास्तविक जीडीपी 5.6% हो जाती है। इसका मतलब है कि इस दौरान महंगाई खूंखार रूप से तेज रही। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तमाम अर्थशास्त्री कहते हैं कि 2010 से ही भारत दुनिया की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन आजकल ज्यादा शोर मचता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ने वाली है और मोदी जी का कमाल है। क्या आप जानते हैं कि 2023-24 में 10 देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है? भारत से भी तेज गति से इनमें अफ्रीका के 8 गरीब देश हैं। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। इन देशों के नाम है गुयाना, सेनेगल, नाइजर, लीबिया, रवांडा। इनकी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार भारत से भी तेज बताई जा रही है। आपने कितनी बार हिंदी अखबारों की हेडलाइन में इनका नाम देखा होगा। नाइजर तो भारत से 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है और गुयाना की जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार भारत से 4 गुनी ज्यादा है। यह एक और हेडलाइन मैनेजमेंट है, आपको यह नहीं बताया जाता है। बीजेपी और मोदी सरकार ने इसे लेकर इतना शोर मचाया है कि किसी को भी लगेगा कि मोदी राज के 10 साल में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कोरोना के बाद भारत के बढ़ने की गति बेहतर हुई, मगर इसका भी तर्क है कि हम इतना नीचे आ गए थे कि वहां से उठकर जहां थे वहां ही पहुंचे हैं। वहां तक पहुंचने की गति तेज रही है। हम नजर डालते हैं कि जो देश भारत से आगे हैं उनकी जीडीपी का आकार कितना है और तीसरे नंबर पर पहुंचकर भी भारत की जीडीपी चीन से कम 4 गुना कम होगी
और अमेरिका से 7 गुना कम। हमने आज के वीडियो के लिए dataforindia.com वेबसाइट से मदद ली है, जिस पर काफी सरलता से इसे समझाया गया है। डेटा पत्रकार रुक्मिणी श्रीनिवासन और उनकी टीम ने इसे बनाया है। हमने आज के वीडियो के लिए इस साइट से काफी मदद ली है। इसके अनुसार अमेरिका की जीडीपी का आकार 28 ट्रिलियन डॉलर है, चीन की जीडीपी का आकार 18.6 ट्रिलियन डॉलर है, जर्मनी की जीडीपी का आकार 4.7 ट्रिलियन डॉलर है, जापान की जीडीपी का आकार 4.1 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की जीडीपी का आकार 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। सुभाष चंद्र गर्ग मोदी सरकार में ही वित्त सचिव रहे हैं। उन्होंने जुलाई 2023 में डेक्कन हेरल्ड नाम के एक अखबार में लेख लिखा। उस लेख का शीर्षक है, भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, इसका कोई मतलब है। गर्ग लिख रहे हैं कि विश्व मुद्रा कोष ने कहा है कि 2027-28 तक 5 ट्रिलियन पार कर जाएगा भारत, जर्मनी और जापान से आगे निकल जाएगा। अब इस बात को और ध्यान से सुनिए। सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं कि 2013-14 में भारत 9वें स्थान पर था। तब उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 1.8 ट्रिलियन डॉलर का था। भारत से आगे के 4 देश ब्राजील, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2 से 3 ट्रिलियन के बैंड में थी। इन सब में ब्राजील को छोड़कर बाकी 3 देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा थी। ब्राजील की कम होते हुए भी उस समय भारत से 10 गुना ज्यादा थी। अब यहां सवाल है कि भारत इनसे आगे निकला या ये देश जो भारत से आगे थे उनका बढ़ना बंद हो गया। सुभाष चंद्र गर्ग लिखते हैं कि 2009 के बाद इन देशों की जीडीपी में ठहराव आने लगा, यहां आबादी घटने लगी और अब इससे अधिक तरक्की की संभावना नहीं थी। इनके उलट जो विकासशील देश हैं उनमें जीडीपी बढ़ रही थी। गरीब और विकासशील देश होने के बाद भी भारत 7% की दर से आगे बढ़ता है और 5वें नंबर पर पहुंच जाता है। इस समय भारत से आगे जर्मनी और जापान है, लेकिन जर्मनी और जापान में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय 48,000 डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर भी नहीं। मोदी या बीजेपी कभी नहीं कहते कि हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। कम से कम संकल्प पत्र में इसका जिक्र होना चाहिए था। सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं कि भारत मोदी सरकार की किसी विशेष कोशिश से इन देशों से आगे नहीं जा रहा, बल्कि यह चांस की बात है कि भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक गति से बढ़ रही है। जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था ठहरने लगी है। हमने अलग से कोई तीर नहीं मार लिया। अब आप इतना तो सोचिए कि क्यों मोदी सरकार, बीजेपी के नेता, गोदी मीडिया और हिंदी के तमाम थर्ड क्लास अखबार तीसरी अर्थव्यवस्था का राग अलापे जा रहे हैं। इतनी बार जाप कर रहे हैं कि जिनकी आर्थिक हालत खराब है वो भी सपनाने लग जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तुरंत ही गर्व से टाइट हो जाते हैं। भारत की आबादी अधिक है, उस कारण से भी इसकी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही आप जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, अलग ही सच्चाई आपके सामने खड़ी हो जाती है। कई देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी कम है, मगर प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से कहीं ज्यादा आगे है। यहां देखना होता है कि हर नागरिक की कमाई कितनी है, उसका जीवन कितना सुखी है। इसलिए भारत के समझदार लोग इन देशों में बस जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन देशों में रहकर जीवन जीने का झमेला वैसा नहीं होता जैसा भारत के दूसरे शहरों में होता है। यही कारण है कि इन देशों में तुरंत ही बसने का प्लान कर लेते हैं, वरना मोदी करने वाले और अमेरिका में बैठकर हिंदू राष्ट्र बनवाने वाले बहुत सारे एनआरआई लोग भारत लौट आए होते और हापुड़ से लेकर गया में प्लॉट खरीद रहे होते। उन्हें पता है कि प्रोपेगेंडा करना अलग बात है, इतनी शानदार सुविधाओं को छोड़कर अपने जिले के गंध से भरे मोहल्ले में लौटना खतरे से खाली भी नहीं। इसलिए जब भी जीडीपी की बात हो, देखिए कि वहां रहने वाले लोगों का जीवन कितना बेहतर हुआ है। जैसे ही जीडीपी में आप आबादी से भाग करते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। 2023 में भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,85,854 रुपए था। डॉलर में बदल दीजिए तो यह 2,388 डॉलर का हो जाता है।
भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,238 है। ब्राजील की प्रति व्यक्ति आय $7,696 है। चीन और भारत की आबादी आसपास है, मगर चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,600 से अधिक है। कितना आगे है चीन भारत से? जर्मनी, जिससे आगे सरकार निकलने का दावा कर रही है, प्रति व्यक्ति आय वहां $51,200 से अधिक है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $70,000 से अधिक है। हमने अलग अलग वेबसाइट से आंकड़े लिए हैं, तो कहीं $48,000 है तो कहीं $51,000 है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मगर देखिए कि अंतर कितना है, वो हमेशा लगातार हर लेख में, हर वेबसाइट पर बना हुआ है। दुनिया के 200 देशों में भारत जीडीपी के कारण 5वें नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 158वें नंबर पर है। जीडीपी के आंकड़ों से आप देश में बढ़ती हुई असमानता को नहीं जान सकते। बीजेपी ने 2024 के संकल्प पत्र में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोई बात नहीं की, लेकिन 2022 में जब यूपी में चुनाव हुआ था, तब बीजेपी ने कहा था कि यूपी की प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी कर देंगे। यूपी के घोषणा पत्र का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र था। जब यूपी का डबल कर सकते हैं तो भारत का भी डबल करने का वादा कैसे भूल गई बीजेपी? वैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया है। लिखा है कि विकास दर में गिरावट का लोगों पर, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं सेवाओं की खपत और जीवन स्तर पर पड़ा है। घरेलू शुद्ध संपत्ति में गिरावट आई है, घरेलू देनदारियां बढ़ी हैं और परिवार अधिक कर्ज में डूबे हैं। 2019 में कहा जा रहा था कि भारत की जीडीपी 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। 2019 में भारत की जीडीपी का आकार $2.84 ट्रिलियन का था। तो लक्ष्य था भारत अगले 5 साल में अपनी जीडीपी में $2.16 ट्रिलियन जोड़ देगा। सुभाष चंद्र गर्ग लिखते हैं, जो भारत सरकार में, मोदी सरकार में पूर्व वित्त सचिव रहे हैं, लिखते हैं कि उस घोषणा के 3 साल बाद भारत अपनी अर्थव्यवस्था में केवल $0.55 ट्रिलियन ही जोड़ सका। $0.5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई। इसमें कोविड का भी हाथ रहा है। सुभाष चंद्र गर्ग अपने लेख में लिखते हैं कि 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत निकारागुआ, उज्बेकिस्तान, मॉरिटेनिया, नाइजीरिया, घाना, कीनिया और लाओस से ही आगे बढ़ सका है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने हैदराबाद में अपनी किताब का विमोचन किया और कहा कि यह कोई जश्न की बात नहीं कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। उनका कहना है कि 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं तो प्रगति तो होगी ही। हो सकता है कि 2029 तक ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, मगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मोदी सरकार जानती है कि बार बार दोहराते रहने से गर्व की भूखी जनता को टाइट होने के लिए एक और गर्व का आइटम मिल जाएगा। जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें 3rd क्लास नौकरी मिली, वो भी गर्व से टाइट होकर मोहल्ले में घूमते रहेंगे कि हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, मतलब कुछ भयंकर होने वाला है। डी सुब्बा राव ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है क्योंकि हमारी आबादी बड़ी है। मतलब आप समझ गए, जिस आबादी का नाम लेकर बीजेपी के सांसद कहते हैं कि बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि आबादी बहुत है, आज उसी आबादी के आकार के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मानी जाती है। 5वें नंबर पर है, तीसरे नंबर पर इसी के दम पर पहुंचने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा कि हम एक गरीब देश हैं। उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण दिया और कहा कि अमीर देश हो जाने का मतलब नहीं कि आप विकसित देश हो ही जाएं। विकसित देश होने के लिए कानून का राज होना चाहिए, मजबूत राज्य होना चाहिए। मजबूत राज्य का मतलब जवाबदेही होनी चाहिए और संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए। इसे विकसित देश कहते हैं। अब इन बारीकियों को समझिए और हिंदी के रद्दी अखबारों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बनाइए, छुटकारा पाइए, वरना ये अखबार आपको पाठक की जगह, नागरिक की जगह बीजेपी का फ्री का कार्यकर्ता बना देंगे। डी सुब्बा राव ने बताया कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन ब्रिक्स कहलाता है। इनमें भारत ही सबसे गरीब है। G20 देशों में भारत सबसे गरीब देश।
दिल्ली में जब G20 की बैठक हुई तब मेहमानों को चांदी के बर्तन में भोजन परोसा गया। आपका सीना गर्व से टाइट हो गया, मगर टाइट होने के चक्कर में आप यह नहीं देख सके कि भारत एक गरीब देश है। एक और तरीका है तुलना करने का। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ परचेजिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला अपनाया जाता है। इसमें लोगों की खरीदने की क्षमता देखी जाती है कि वे $1 से अपने अपने देश में क्या क्या खरीद सकते हैं। 2022 में ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 20 गुना ज्यादा थी, लेकिन जब आप इसे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो ब्रिटेन भारत की तुलना में करीब 7 गुना अधिक हो जाता है। और ब्रिटेन की जो जीवन शैली है, जीवन स्तर है, वह भी भारत से कहीं बेहतर है। आप लंदन की सड़कों पर जाकर देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत मनमोहन सिंह के समय ही 2011 में तीसरे नंबर पर पहुंच गया था, जबकि 2005 में भारत 10वें नंबर पर था। मनमोहन सिंह के दौर में इतना बड़ा बदलाव हुआ, तब से लेकर आज तक भारत तीसरे नंबर पर है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में। वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुका था, लेकिन मोदी जी उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकाले। इधर उधर के भाषणों को काट काट कर वो भ्रम फैला रहे हैं। कितना भी झूठ आप फैलाओ, लेकिन आंकड़े अपने जगह पे हैं। इतनी बार जीडीपी और 5वीं से लेकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात होती है कि अब विपक्ष को भी इसे लेकर बोलना पड़ता है, वरना 2014 के पहले के दौर में ऐसी बातें खबरें बनकर छप जाती थी और खत्म हो जाती थी। रैलियों में और लगातार अखबारों में हेडलाइन नहीं बनती थी, क्योंकि नेताओं को भी पता था भारत की सच्चाई अभी नहीं बदली है। इस खुशी में सभी भारतीय शामिल नहीं हुए हैं। मोदी सरकार ने इस ट्रेंड को बदल दिया। अखबार अब हर दूसरे दिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की हेडलाइन लगा देते हैं। प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको लगता है कमाल हो जाएगा, लेकिन जब आप आर्थिक जीवन की सच्चाई देखेंगे तो पता चलेगा कि हेडलाइन में जितना सरल तरीके से बता दिया गया है, असल में उतना होता नहीं। आपको झांक कर देखना होता है कि उस देश के एक नागरिक की हालत क्या है, आर्थिक हालत कैसी है। समस्या प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी है। इससे हर व्यक्ति की कमाई का पता नहीं चलता, एक औसत आंकड़ा ही निकलता है। अगर भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,85,000 है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी कोई, हर व्यक्ति इतना ही पैसा कमा रहा है। भारत में जितने लोग काम करते हैं उनमें से केवल 7% ही इनकम टैक्स भरते हैं। 80 करोड़ लोग अपना अनाज खरीदकर नहीं खा सकते हैं, इतनी गरीबी है इस देश में। हर परिवार कितना कमाता है इसका पता सरकारी सर्वे से लगाया जा सकता है, लेकिन रुक्मिणी श्रीनिवासन अपने डेटा फॉर इंडिया वेबसाइट में लिखती हैं कि भारत सरकार इसका सर्वे नहीं कराती, इसका कराती है कि कितना खर्चा करता है एक नागरिक, क्योंकि एक आदमी कई छोटे छोटे काम भी करता है, तो सालाना आमदनी का पता करना मुश्किल है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और इसका मतलब होगा तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। और 24 घंटा जो देश के असली मुद्दे हैं,
इनके बारे में आपको कभी दिखेगा नहीं। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। हमने 15 अप्रैल के अपने वीडियो में काफी विस्तार से बताया है कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। अमीरों की ही चांदी है, वही अमीर होते गए हैं। हमारे आज के वीडियो को 15 अप्रैल के वीडियो के साथ फिर से देखिए तो पता चलेगा कि गरीबी को भी भाई लोग अमीरी बताकर बेच आ रहे हैं। हर समझदार अर्थशास्त्री जो इस प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं है, वह यही कह रहा है कि भारत अगर 6% की दर से भी तरक्की कर जाए, जो कि एक सामान्य दर है, तब भी 2028 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ज्यादा जरूरी है कि लोगों की आमदनी हम कैसे बढ़ाएं, मगर वो तो हो नहीं रहा। एक ही काम हो रहा है, ढिंढोरा 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 पीटा जा रहा है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मूर्ख बनने में लोगों का जवाब नहीं, इसलिए बनाया भी जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।